की विक्षण मैं कभी नहीं। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने पहले कभी नहीं किया। मानो वो सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मात्र मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। फिर मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार जान पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। क्या हुआ माँ, तुम इस तरह चुप क्यों हो? एक नहीं, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं कर रही, मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसीलिए शेषधार मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर पर अकेली थी इसीलिए तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मुझे बताओ माँ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध और डाल दिया है, शक्कर मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। और थोड़ी देर अंदर जाके तल पर विश्राम करो, मुझे भी बहुत काम करना है। नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी बलिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, लेकिन बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता माँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, जो तुम मुझे ना बताओ। ये लोग कौन है माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, पर जब भी दिखाई देती है कोई न कोई अनिष्ट जरूर होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी को जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तभी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। परंतु आज ये यहाँ किस लिए आई है माँ? न जाने किस लिए आए हैं। माँ तुमने बात नहीं बताई। अपने मित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था माँ, अपने मित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर क्यों प्रयत्न करती हो? अपने मित्र संदेश लाया कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? तो मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है।
ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। राम के अन्य व्यक्ति उसे उतना नहीं जानते जितना कि मैं उसे जानती हूँ, और मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ, राम के अन्य व्यक्तियों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसकी वजह से मेरा घर नष्ट हो रहा है। मल्लिका, मल्लिका। ठहरो माँ, तुम चल क्यों गई? माँ का जीवन भागना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। हम जिएंगे हरिंद्र साहब, जिएंगे ना। कालिदास, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। एक बाण यदि प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमारे अंगों पर घी का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल धुरवा खाएंगे ना। ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियों को देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए थे। हम सोएंगे? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, अगर थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। माँ ने दूध उठा कर रखा, देखती हूँ। आज राज्य के कुछ कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य होता है। माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना थी। लाओ, इसे मुझे दो और इसे अपनी बहू में दो। क्या हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। पियो। ऐसे दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसे आकस्मिक बात? ऐसे ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बांध से हाथ हिरण को उठा ले आने में तुम्हें जरा सा भी संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने, अन्यथा इन घिरे बादलों के दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। जहाँ तक लगता है इस प्रदेश के निवासी नहीं होगा। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है मैं यहाँ का निवासी नहीं। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा। क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त समुद्रिका का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देव, परंतु जिस हिरण शावक को आप अपनी बाहों में लिए, ये मेरे बांध से आहत हुआ, इसलिए ये मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी ना। इस प्रदेश में हिरणों का खेत नहीं होता है राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही प्राप्त है कि इसके लिए तुम्हें अपराध ही न मानो। राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामीणवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। ये हरीश शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, जाओ, इसे अंदर ले जाकर किसी तल या किसी आसन पर रखो। इस घर के तल पर आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? मैं देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। इस घर के तल पर आस्तरण पशुओं के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए है। मल्लिका, लाओ, इसे मुझे दो, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। राजपुरुष तो तुम्हें ले जाता देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना होगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। क्या कहा? कालिदास, जिनसे मैं हिरण शावक के लिए तरह कर रहा था, वो कभी कालिदास है? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है?
एक व्यक्ति ऋतुसंहार लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसाएं की। इसलिए आज उज्जैनी उनको सम्मान और उनको राजकवि का आसन देना चाहता है। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, राजकवि का आसन। परंतु मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है। गीले वस्त्र सूखने के लिए फैला दिए। थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शक्कर मिला दी। तुमने सुना नहीं, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो। आशा करती हूँ आज के बाद यहाँ पर किसी का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। कहूँ तो तुम्हें इसी दूध से नहला दूं माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। हाँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मैं कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहती। अब उठ जाने दो, मुझे अभी बहुत काम करना है। नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ? क्यों तुम इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारपूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंदकर जिया जाता है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वो व्यक्ति केवल आत्मसीमित है। संसार में उसे अपने सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिए कि वे मातुल की गंगे नहा कर केवल बादलों में खोए रहते हैं। मुझे मातुल और उसकी गमों से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपना घर देखकर कहती हूँ। तुम उनके संबंध में सदा अनुदार रहे हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता। और अब जब उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, ये तुम्हारी नहीं, किलोन की भाषा। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम सिर्फ उसके लिए एक उपादान हो जिसके आश्रय में वो खुद से प्रेम कर सकता है, खुद पर गर्व कर सकता है। क्या तुम एक सजीव व्यक्ति नहीं हो? कल को माँ का शरीर नहीं रहेगा तो एक समय की भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। आज तक का जीवन बीता ही है माँ, आगे का भी बीत जाएगा। अंबिका, घर में हो कि नहीं हो? हो, घर में ही हो। देखो, आज सारे ग्राम प्रदेश में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नाम धरी जीव से कोई भी संबंध नहीं है। क्या हुआ लारे मातुल? ऐसे पाला पोसा बड़ा किया केवल इसी दिन के लिए कि इस तरह ये कुद्रोही बने। परंतु मैंने तो सुना है उन्हें राज्य की ओर से सम्मान दिया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं और उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। 2 रथवा और 4 अश्वरोही उनके साथ हैं और वे वर्षावतंस कहते हैं उन्हें ये सम्मान नहीं चाहिए। वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की बात ही क्या है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, अन्यथा कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अब स्तुति करके इसे अपने साथ ले जाएंगे। सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को और बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिन्य लोकनीति में निष्णात है। ये लोकनीति है। मैं तो कहूँगा लोकनीति और मूर्खनीति दोनों का अर्थ एक ही है। अब कोई व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वो अपना मन बदल भी तो सकता है और फिर मन बदल गया तो बदल गया। अब तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण से कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल, 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 आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी वहाँ प्रतीक्षा
प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहकर नहीं आया था कि जब तक मैं ना लौटूं आचार्य के पास ही रुकना। परंतु मातु, आपने ये भी तो कहा था जिस समय आचार्य विश्राम कर चुके हो तो तुरंत आपको आकर सूचना दे दूं। ये भी तो कहा था, किंतु वो भी तो कहा था। ये तुम्हारी समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु मातु, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? नहीं मातु। तो मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय तुम ही मूर्ख हो। कहो, क्या कहा है आचार्य ने? आचार्य ने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश ने कवि कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता? मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। मल्लिका, मातुल के लिए आसन लाओ। मुझे आसन नहीं चाहिए। वैसे भी आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मैं इस निक्षेप से कह के आया था कि जब तक मैं ना लौटूं वही आचार्य के पास ही रहना, और ये दुरीहीन चक्कर की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। परंतु मातुल, मैं तो आपको समाचार देने आया हूं। और समाचार देने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और ये मेरे पीछे पीछे चले आए। अब इतना कीजिए महाराज कि वे कवि कुल शिरोमणि जहां भी है उन्हें ढूंढ कर लाइए। मेरा कर्तव्य तो कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने मैं प्रस्तुत करूं, और मन करता है उसे मैं चोटी से पकड़ कर मैं मातुल का तीसरा नेत्र हमेशा खुला ही रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में। आपने उन्हें देखा है? देखा है। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता कि इस समय मातुल वहां जाए। क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि कालिदास? मैं अवश्य चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी जाए, परंतु इस समय कालिदास हट कर चुके हैं कि उज्जैनी से आए जो अतिथि जब तक घर लौट नहीं जाते वे मंदिर के अंदर ही रहेंगे, घर नहीं लौटेंगे। कैसी विडंबना है। विडंबना? विडंबना ही तो है। इसमें विडंबना की क्या बात है? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, किंतु कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। इतना बड़ा नाटक विडंबना नहीं। कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है उन्हें राजकीय सम्मान का कोई भी मोह नहीं। बस वो इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। हाँ। मातुल या किसी का भी आग्रह उनके हट को छुड़वा नहीं सकता, परंतु केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से कालिदास अपना हट छोड़ दे। हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे घर में उसका हट छोड़ने या ना छोड़ने से किसी को कोई प्रयोजन नहीं है। मैं जानता हूँ उनके हट के मूल में कई गहरी कटुता की रेखा छुपी है। और मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। उस कटुता की रेखा को केवल तुम ही दूर कर सकती हो भाई। अब तुम खुद ही सोचो, अक्सर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वो आने वाले समय में इसे भी भूल जाएंगे। और वैसे भी राजकवि का आसन कभी रिक्त थोड़ी रहेगा। नहीं, उन्हें राजकीय सम्मान का तिरस्कार नहीं करना। चलिए, मैं आपके साथ अभी जगदम्बा के मंदिर चलूँ। मल्लिका, माँ, अब मुझे बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, और मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप। क्षमा चाहता हूँ अंबिका।
है तुम्हारा यहाँ आना? मल्लिका को सहन नहीं है। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और तुम तो जानती हो अंबिका कि मैं जो अनुभव करता हूँ वो स्पष्ट कह देता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती विलोक। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य में उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके वहां जाने से पहले उसको और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने तो कुछ सोचा होगा अंबिका। मैं कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहती विलोक। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण पूरे प्रांत में अपवाद का विषय बना है, वो यही पीछे पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? क्या इतने वर्ष पीड़ा तुमने इसी दिन के लिए सही थी? ये सब कह के मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोक। तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर जाते देखा है। वो जब तक नहीं आ जाती मैं यही उसकी प्रतीक्षा करूंगा। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का दुख किसे नहीं होता कालिदास। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांत तो भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहां जाकर सभी व्यस्त हो जाते हैं। रंगशालाएं, मदिरालय, तरह तरह की विलास भूमियां। अरे विलोक, ये समय और स्थान इन सब बातों के लिए नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ देख के प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। विलोम का कुछ करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत निकट पड़ते हैं कालिदास। इस निकटता के आधार पर तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना जो कल तक थे। अरे विलोक, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता कैसे? मैं तो बहुत सार्थक सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों अंबिका, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। ठहरो अंबिका, ये जानना उचित नहीं कि कालिदास ये स्पष्ट कर दे उससे उज्जैनी अकेले जाना है या फिर। कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ तो मैं तो कहता हूँ बात है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बातें हूँ। तुम दूसरों के घर में नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। मैं अनधिकार प्रवेश? क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस चलिए दी। अच्छा तुम बताओ कालिदास कि मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतन में चलकर किससे भी पूछ ले। तुम कुछ भी अनुमान लगाने में स्वतंत्र हो मिलो। बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे उज्जैन जाने का तनिक मोह नहीं है। तुम्हें मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें मोह क्यों होगा? मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि मान लो कि तुम उज्जैनी जाने का निर्णय कर भी लो, तो क्या स्थिति में यह जानना उचित अरे है? विलोक, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। और आप ये अनुभव कर सकते हैं कि आप यहाँ एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे घृणा करती हो, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरा यहाँ होना इसके लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी कहना चाहता था कि तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। विलोम तुम्हारा ही चिंतक है। ये मुझसे अधिक और कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आप पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। फिर उदास हो गए। फिर एक बात सोचो मल्लिका,
सम्मान और राज्य श्रेय स्वीकार करने का नहीं है। उससे कहीं अधिक बड़ा प्रश्न मेरे सामने आकर खड़ा है। और वो प्रश्न है पूना। देखो, तुम सोच रहे हो कि तुम राजकीय सम्मान को स्वीकार ना करके यहाँ रह जाओ, तो इससे मुझे सुख होगा। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। चाहता इस समय तुम अपनी आंखें देख सकती हो। मेरी आंखें इसीलिए गीली हैं क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। देखो, मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसीलिए कहती हूँ, जाओ। मलिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैंने अनुभव किया है कि अगर यहां से चला गया तो इस भूमि से उखड़ जाऊंगा मलिका। नई भूमि इससे अधिक उर्वरक और संपन्न मिलेगी। नई भूमि सूखा भी तो हो सकती है ना। ऐसी कोई भूमि नहीं जिसके अनंतर में कोमलता ना हो। और इस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी तो होगी मलिका। मैंने अनुभव किया है, अब मेरे हृदय में तो साथ साथ नहीं होता। मेरी अब क्या अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? तुम यहाँ से दूर जाकर यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ के पर्वत, यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ तुम अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं हूँ। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, इन पर्वतों पर चली जाऊंगी। मुझे जाने के लिए कह रही हो? इसका अर्थ है कि तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा नहीं दूंगी। जा रहे हो, इसीलिए प्रार्थना करो कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो।
औषध भी ठीक से नहीं था। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही है। एक बात तुम जानती हो मत, मुझे आशा नहीं थी कि कालिदास वहां जाकर वहीं के हो जाएंगे। उन्होंने वहां जाकर अनेक नाटकों की रचनाएं की हैं, जो राजमहल के रंगशालाओं में खेले भी गए हैं। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वे वहां जाकर व्यस्त हैं। यहाँ केवल उन्होंने ऋतु संहार की रचना की, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की। परंतु मुझे कहते दुख होता है कि मैंने उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से कुछ बातें सुनी थी। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ अपवाद तो जुड़ता ही है। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ मल्लिका, तुम जानती हो गुप्त वंश की राजदूता से उनका विवाह हो गया है। उनके प्रसंग में मेरी बात कही नहीं। मैं साधारण व्यक्तियों में से, वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में भी असाधारण का ही साथ चाहिए। सुना है राजदूता बहुत विदुषी है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है, तो दूसरी ओर देखने पर गलानी भी होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से गलानी कि ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी तो बन सकती हूँ। लगता है बाहर से कुछ लोग आए हैं। कौन? संभवतः राज्य के कर्मचारी लग रहे थे। मैंने वैसी ही दो आकृतियों को भी जाते हुए देखा, जैसी उस समय देखी जिस समय कालिदास को लेने आए थे आचार्य। जानते हैं माँ इनके संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मल्लिका, मैंने अभी अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते हुए देखा। तो क्या आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका है? अरे मल्लिका, ये बहुत परिचित आकृति है। परिचित आकृति? मैंने स्वयं अपनी आंखों से कालिदास को पर्वत शिखर की ओर जाते हुए देखा। कालिदास? ये कैसे संभव है? वो घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। निक्षेप की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। वे आए और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इसे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ। मैं क्यों पूछूं? तू पूछ। अच्छा, मैं पूछती हूँ। सुनो, ये तुम्हारा घर है? हाँ हाँ, आप मेरे यहाँ आई हैं। हम विशेष रूप से यहाँ किसी के नहीं आए, समझ लो यूं ही आई हैं। ग्राम प्रदेश में घूमती हुई हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। और पहले मैं परिचय दे दूँ, यह रंगीनी उज्जैनी के नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। इसे नाटक लिखने में विशेष रुचि है। और ये है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत भी लिखती है। और तुम्हारा परिचय? हाँ, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय कुछ भी नहीं। आप आइए और आसन ग्रहण कीजिए। ना ना ना,
गंभीर शब्द, मुझे इतना ज्ञान है। देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध केवल यहाँ के और यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारा घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसा है, फिर यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन तो हर दृष्टि से साधारण है, ये मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश में कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा ने जन्म लिया, तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात ये है कि राज्य के नियोजन से हम दोनों यहाँ कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने आई हैं। अच्छा, तो कुछ वनस्पतियों के नाम भी बता दीजिए। कैसी वनस्पतियाँ? कैसी वनस्पतियाँ? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा, प्रकाश देने वाली औषधियाँ। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती हैं? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो भी लिखा वो झूठ है? उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है। ये आगे समझ में कुछ विशेष नहीं जानती। अच्छा, तुम्हारा समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगीनी, तू चल, तू चल, तू चल, तू चल, तू चल, तू चल, ठीक। पाँच वर्षों के बाद तुम लौट कर आए। सोचती थी कि उसी तरह मेघ गिरे, वैसी ही वर्षा होगी, और मैं तुमसे कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सारी रचनाएं पढ़ी। उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई, और तुमसे कहूंगी कि देखो, ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर दिए। इन्हें तुम्हें भेंट करूंगी और कहूंगी कि अपने महाकाव्य की रचना इन पृष्ठों पर करना। इससे मुझे भी अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। मुझे विश्वास है कि मैं समय देवी तुम मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए, जय माता गुप्त के अनुचरों का विवादन स्वीकार कीजिए। देवमातृगुप्त, वे कौन है? ऋतु सहार कुमार संभव मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र राजनीति निष्णात आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक जय मातृगुप्त राजमहर्षि गुप्त वंशदूता परम विदुषी देवी प्रेम मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं। मेघदूत और ऋतु सहाय के प्रणेता तो कवि कालिदास है, और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रही है। देवमातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वो कश्मीर का शासन संभालने जा रही है, और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने आ रही है। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपदेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अवश्य समझेंगे। अवश्य। मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। इनकी द्वार से प्रवेश करेंगे और आसन द्वार के निकट होगा। विशेष की वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। जब आप से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ेंगी। नहीं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो हाँ, तो विवाद आस्पद विषय होने के कारण
आसन को यही रहने दिया जाए। हाँ, आसन को भी यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ? मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा कुंभ हाँ इस कोने में होना चाहिए। एक इस कोने में, दूसरा इस कोने में। मैं तो समझता हूँ कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। हाँ, कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। और ये वस्त्र अल्फाज, ये वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए इसे नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण? वो तो मुझे याद नहीं। ये याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ, तो वो वस्त्र को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को यही रहने दिया जाए। मेरे ख्याल से अब तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार से भी और कुछ है। नहीं नहीं, अभी शेष है। क्या? ये चूल्हा यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आस-पास की सभी वस्तु को हटाया जाए। इसमें बहुत समय चाहिए। समय के साथ साथ अतिरिक्त धैर्य चाहिए। रहने के साथ परिश्रम भी तो चाहिए। हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को यहाँ से ना हटाया जाए। हाँ, अच्छी बात है, हम दोनों सहमत हैं। अल्फाज, ये चौकी यहाँ से अवश्य हटा देनी चाहिए। अवश्य हटा देनी चाहिए। तो हटा दो। तुम हटा दो। तुम हटा दो। तुम हटा दो। तुम हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है। तो चौकी पहले तुमने देखी। तो हटा दो। तुम हटा दो। रहने दो। रहने दो। हाँ, अब चारों ओर दृष्टि और डाल लें। हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डालें। अधिकारीगण, आपका कार्य यहाँ पूर्ण हो गया है ना? हाँ हाँ, हो गया। बस एक दृष्टि डालना शेष है। तो अब वो दृष्टि रहने दीजिए। देवी प्रेम को मंजरी बाहर पहुंच चुकी है। चलिए। देवी बाहर पहुंच गई है। आइए देवी, आइए। 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 तो इस प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। हाँ, आओ मलिका, मैं देवी से आपकी प्रशंसा कर रहा था। आर्य बहादुर, जी। आप हम जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। देवी, आपके लिए ये आसन। उसकी चिंता न करें, आप विश्राम करें। मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। थकाया है? मुझे नहीं। देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे। जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मैं अपने पशु तो देख लूंगा, परंतु आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे कह दीजिएगा। प्रणाम। वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की। सचमुच बहुत सुंदर। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लगती। आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन्हीं दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते। मैं समझ नहीं पा रही आपका आतिथ्य कैसे करूं। आप आसन आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई।
बैठ जाओ। यहाँ मेरे पास बैठो। मैं दूसरा आसन ले लूं। लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास। और वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की। मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से ही उनकी संगीनी रही, इसलिए उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा बहुत स्वाभाविक है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। वो इसलिए ताकि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उनसे बहुत बार क्षति हो। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिससे उनका समय भी जाता है और शक्ति भी। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो ऐसा आदेश दे जाओ। हाँ, बहुत उदार है, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है। फिर भी चाहूंगी कि घर का परिसंस्कार हो जाए। खेद है, कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं, परंतु मेरी माँ यहाँ है। इसमें कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के साथ भी चलने की व्यवस्था हो सकती है। स्थपति यहाँ घर का परिसंस्कार करेंगे और तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। क्षमा चाहती हूँ, परंतु मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। किंतु मैं तो तुम्हें इससे भी कहीं अधिक की अधिकारिणी मानती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी, संभवतः तुम उन दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती। तो कोई बात नहीं। राज्य में ये 2 अधिकारी ही नहीं, और भी अनेक अधिकारी हैं। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं कि तुम्हारा अपना घर हो, परिवार हो? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। माँ, इसके मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में माँ तुम उठ क्यों आए? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। चलो, अंदर चलकर लेटी रहो। अब मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे यहाँ घुटते हुए बीत गए। ये घर मेरे लिए घर नहीं, अब एक काल गुफा है। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूं? परंतु माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं तुम्हारी अपेक्षा अधिक स्वस्थ हूँ। ये घर इस स्थिति में नहीं था, राजवधु। जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो मैं इसे लीप की बुहारती थी। मैं देख रही हूँ घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। मल्लिका अगर मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती। स्थपतियों को आदेश दे जाओ कि वो इस घर को गिराकर इसके स्थान पर ऐसा मत कीजिए। इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हें इससे असुविधा हो तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु, तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। माँ, हम लोग मैं आपका कष्ट समझ सकती हूँ। मुझसे जो सहायता बन पड़ेगी मैं अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए आज वे तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहती है तो क्यों स्वीकार नहीं कर लेती? घर की विधियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका के रूप में कार्य कर सकोगी। राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ। तो राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? परंतु माँ, परंतु क्या? माँ कुछ नहीं जानती, माँ कुछ नहीं समझती, माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ, माँ,
से ठीक नहीं। बैठ जाओ माँ। इस तरह शुभ क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर स्पर्धा कर रहा है। तो चलो, मैं स्वयं चलकर पूरे ग्राम प्रदेश में अपने सौभाग्य की घोषणा करूंगी कि राज्य के स्थपति स्वयं हमारी घर की बिटियों का परिसंस्कार। बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर के ले जाना चाहते हैं। आज यहाँ के पत्थर बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्यविलो। बात ये है कि पहले उनका मूल्य किसी ने समझा नहीं। तो तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है कल को लोग यहाँ एक पत्थर विशेष न रहने दे, तो तुम्हें तुम्हारी भावना के लिए भी कोई आधार नहीं मिलेगा। उनसे कहा है माँ, तुम बात मत करो। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं। ग्राम के चारों ओर आज बहुत उत्साह है। आज का दिन इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। कुछ हंसावक होंगे जो कि राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सच नहीं। ये सच नहीं है। इसका कुछ और अर्थ हो सकता है। और क्या हो सकता है? उसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। हाँ, तो मैं कब कहता हूँ कि इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है। वे यहाँ की वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। एक कलाकार को तो मैंने धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। की छाया में अवश्य ही उन्हें अपनी अनुकृतियां और सी लगती होगी। वो कौन सी राक्षसी है जो मानव को उसकी छाया से पकड़ लेती है? आर्यविलो, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। माँ को इस समय विश्राम करने दीजिए। हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। गांव के इस उत्साह में आज इसका मन और अशांत होगा। परंतु आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है अंबिका भी जीवित है। आर्यविलो, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूँ कि उसके कारण कोई और है और अंबिका जानती है कि उसके क्या कारण है। मैं जानता हूँ मेरा यहाँ होना तुम्हें अखर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है मल्लिका, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। उस दृष्टि से देखा जाए तो आपका यहाँ रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है आर्यविलो। उनसे मिलने के लिए केवल यही एक स्थान नहीं है। ये स्थान क्या बुरा है? आर्यविलो, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। अन्यथा यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा चला जाता हूँ। क्यों अंबिका? मेरे यहाँ होने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? हुआ था तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी और मित्रता पर भरोसा भी, परंतु अब भरोसा भी नहीं रहा और मित्रता भी एक ही ओर से थी। आर्यविलो, माँ, इनसे अनुरोध कीजिए कि ये यहाँ से चले जाएं। अन्यथा वास्तव में यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जितना हो सके मधु और घृत का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है। तुम्हें आवश्यकता हो तो ले आओ तुम्हारे लिए। हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में मधु है। फिर भी मधु की आवश्यकता पड़े तो संकोच मत करना। मल्लिका, अभी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो।
भावी वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब 2 पैरों पे चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता ही नहीं की। परंतु अब ये स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाता है और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है। और ये तो अच्छा है कि ये मिट्टी बहुत पैर को पकड़ तो लेती है। अब उन लोगों ने मेरा घर भी ऐसा कर दिया है कि घर में पैर ही नहीं टिकता। अब मैं घर के रहते भी बेघर हो रहा हूँ, ना बाहर रहने बनता है ना अंदर। खड़े रहने में कष्ट होगा, आप आसन ले लीजिए। मुझसे कोई पूछे तो राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो भी नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, आप पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ या प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं। और इससे भी कष्टकर स्थिति ये है कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा सिर आकर से झुकाने को करता था, अब वही व्यक्ति मेरे आगे सिर झुकाता है। मेरे आगे बताओ, मातुल में ऐसा क्या है कि कोई उसके आगे सिर झुकाएगा? मातुल ना देवी है ना देवता, ना पंडित है ना राजा, तो फिर सिर झुकाकर उसकी वंदना कोई क्यों करे? वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? तुमने घर की क्या अवस्था कर दी? अंबिका के ना रहने से घर में कोई व्यवस्था ही नहीं रही। वो तो अच्छा हुआ कि प्रियंगु मंत्री ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्रिकाएं भिजवाई थी, परंतु वो भी तुमने लौटा दी। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं, आग जला दो। नहीं, वर्षा थम रही है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? मैं हर समय घर में रहती हूँ, तो कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? परंतु मैंने सुना है सम्राट का निधन हो गया है। वहीं से आए बाहर सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है और पुनः उज्जैनी चले गए हैं। नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहीं के लोगों का कहना है उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं, ये सत्य नहीं। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं जो कहूंगा कभी सत्य नहीं हो सकता। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा, और अगर नहीं गया है तो भी मैं झूठा। ये तो ठीक है ना? नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, इसीलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी तुमने ये किया। मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदैव
कविताओं के सहवास में व्यतीत हुए। मैं उसी तरह पर्वत शिखरों पर चली जाती, उसी तरह मेघदूत और ऋतुसंहार की पंक्तियां पढ़ती। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को कभी रिक्त नहीं रहने दिया। तुम मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। फिर भी मैं सब सहती रही, ये सोच कर कि तुम बन रहे हो। और आज सुन रही हूँ कि तुम संन्यास ले रहे हो। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन, वैसी ही वर्षा हो रही, वही मैं हूँ, उसी घर में, किंतु पहचानती नहीं हो। और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती नहीं हो। दूसरा व्यक्ति हूं। आश्चर्य है, आश्चर्य है कि तुम हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये स्वप्न नहीं, स्वप्न नहीं है। ये यथार्थ है कि मैं यहाँ हूं। बहुत भीग गए। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं। मल्लिका, मेरे भीगने की चिंता मत करो। जानती हो, भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। बहुत वर्षों बाद भीगा हूं मल्लिका, अभी सूखना नहीं चाहता। थक गए। थक गया था, अभी भी थका हूं, परंतु इस वर्षा ने सारी थकान मिटा दी। पहचाने नहीं जाते। और तुम भी कहाँ पहचाने जाते हो मल्लिका? मैं आशा कर रहा था कि जब भी लौट कर आऊंगा सब वैसा का वैसा ही होगा, परंतु मल्लिका तुमने सब कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानती हूँ मल्लिका, तुमने नहीं बदला, लेकिन मल्लिका ये घर मुझे आज अपरिचित सा लग रहा है मल्लिका। ये घर, यहाँ की प्रत्येक वस्तुएं आज सभी मुझे ये अपरिचित लग रही है मल्लिका। और तुम भी मल्लिका, तुम भी मुझे आज अपरिचित ही लग रही हो। आंखों से लग रहा है तुम अभी भी स्वस्थ नहीं। बैठ कर बात करो। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया। आर्य माध्यम से सुना कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है मल्लिका, और मैं उन सबसे मुक्त हूँ जो मुझे वर्षों तक हंसता रहा है। कश्मीर के लोग समझते हैं मैंने संन्यास लिया मल्लिका, मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ। जाने के दिन जो तुम्हारी आंखों का रूप देखा था,
वो आज तक मेरी समृद्धि में अंकित है मलिका। और मैं आशा कर रहा था कि जब भी लौट कर आऊंगा सब वैसा का वैसा ही होगा, किंतु नहीं मलिका। मलिका देख लो कौन आया। वर्षा का दिन, कोई भी हो सकता है। मलिका, इसका स्वर मुझे कुछ विचित्र सा लगा जैसे स्वर को मैं पहचानता हूँ। तुम जो बात कर रहे हो करते रहो, कोई भी हो सकता है। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें बहुत अस्वाभाविक भी लगा होगा, परंतु मलिका, मैं जानता था मैं कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मैं अपने आप को बार बार यही विश्वास दिलाता रहा कि कभी मुझ में है, वातावरण में नहीं। खुद को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूँ मलिका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक राज्याधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से बहुत भिन्न था मलिका। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से नहीं जाना चाहता था। लगा ये पर्वत, ये श्रृंखलाएं मेरे सामने एक मूल प्रश्न का रूप ले लेगी मलिका। मैं बहुत डर गया। कश्मीर के लोग समझते हैं कि मैंने उस जीवन में रहकर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मलिका, उस जीवन में रहकर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ भी लिखा है तो यहाँ के जीवन का संचय था। रघुवंश में अर्थ का विलाप ही मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी मलिका। और मैं ये चाहता था कि सब तुम पढ़ पाते, परंतु सूत्र को इस रूप से टूटा था कि वो सूत्र कभी नहीं। तुम्हारे पास मेघदूत की रचनाएं कैसे है मलिका? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं, लेकिन ये उपलब्ध कैसे हुई? उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से कहकर मंगवाई। और इसके लिए धन? वर्ष 2 वर्ष में ही प्रति मिल पाते। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय लगता। मलिका, ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए। सोचती थी कि जब भी तुम राजधानी से लौटोगे, इन्हें तुम्हें भेंट कर दूंगी और कहूंगी कि अपने महाकाव्य की रचना इन पृष्ठों पर करना। तुमने इन्हें अपने हाथों से बनाया? आगे इन पर एक मैं महाकाव्य की रचना करता हूँ। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी है मलिका, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें तो नहीं। लगता है तुमने अपनी आंखों से बहुत कुछ लिखा है मलिका। अब इन पर कुछ नया और क्या लिखा जा सकता है? मलिका, मलिका, जीवन अभी भी शेष है मलिका। हम मत से आरंभ कर सकते हैं मलिका। मलिका, ये किसका स्वर है? ये
द्वार बंद और लौट कर दे और फिसल गए। न जाने इन आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृति भी परिचित जात पड़ती है तो कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। और ये इतनी परिचित आकृति और मैं इसे पहचान नहीं रहा। आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। अच्छा, तुम हो, गले नहीं मिलोगे। मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझे से घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता कालिदास। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता और तुम वहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम अब तो इस घर में अनचाहा अतिथि नहीं है, अब तो वो पूरे अधिकार से आता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है, तब भी मुझसे यही भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है। मल्लिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? वर्षों के बाद आया अतिथि और इसका उपक्रम ना हो, क्यों कालिदास? तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हनिश्यावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, क्यों मल्लिका, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है? चलो तुम भी देखकर बता दो कि मल्लिका की बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या फिर यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाओ। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊं? मैं कह रहा हूँ इस समय तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, इसलिए कि आज तुम इस घर में एक अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। मल्लिका, देखना कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी ना रह जाए। वर्षों के बाद आया अतिथि, फिर पता आएगा या नहीं। ठीक है बंधु। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ ऐसे ही घाटी में मेघ घिरे हुए थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था मल्लिका। उस घाटी में एक आहत हरिण को देखा था मैंने। उसे उठाकर तुम्हारे पास लाया था मल्लिका। तुमने उसका उपचार किया, किंतु तुम आज से आरंभ करना चाहते हो। मैं ये कह रहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभव है, इच्छा का समय के साथ द्वंद था, परंतु देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि
प्रतीक्षा नहीं करता।